सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगतिकी और आज हम बात करने वाले हैं अभिकारी अणुओं की संघट्य सिद्धांत की, अभिकारी अणु के टकराने के सिद्धांत की। इस पर आर्हेनियस ने क्या क्या अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, क्या क्या उनके नियम थे, क्या समीकरण प्राप्त हुआ था, उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो आज की हेडिंग है हमारी आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत तथा समीकरण। इसे बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। जैसे कौन कौन से नाम हम इसके समझ सकते हैं, जैसे अभिकारी अणु का टक्कर सिद्धांत, अभिकारी अणु का संघट्य, आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत, अभिक्रिया की क्रियाविधि का सिद्धांत। इन कई नामों से इसकी चर्चा हो सकती है। इसी के अंतर्गत हम सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे। अब होता क्या है कि देखिए, यहाँ पे आर्हेनियस ने एक जब वो एक टाइप का कह रहे कि निष्कर्ष निकाल रहे थे कि किस प्रकार अभिकारी अणु उत्पादी अणु में कन्वर्ट होता है, तो उन्होंने कौन कौन से प्रेक्षण देखे और उसके आधार पर उन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसी के बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। आर्हेनियस ने कहा कि जब कोई अभिकारी अणु ए और बी आपस में अभिक्रिया करके सी बनाता है, तो वास्तव में वो एक पद में नहीं, दो पद में अभिक्रिया संपन्न होती है। वो एक पद में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, वो वास्तव में दो पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें से ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए और बी का जो है मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। और उसके बाद ये मध्यवर्ती उत्पाद कुछ क्षणों पश्चात जो है उत्पाद सी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारा कोई अभिकारी अणु ए और बी है, वो आपस में टकरा के सी बनाता है, तो वास्तव में दो पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है। ए और बी पहले मध्यवर्ती उत्पाद ए बी बनाता है और उसके बाद मध्यवर्ती उत्पाद जो है सी में कन्वर्ट होता है। अब इस दौरान ए और बी को आपस में टकराना होता है, टकराव करना होता है। इन प्रभावी टक्करों की संख्या पर ही ये अभिक्रिया निर्भर करती है कि वो कितनी जल्दी संपन्न होगी अथवा कितनी देर में संपन्न होगी। मान लेते हैं किसी एक पात्र में हम ए और बी को रखे हुए हैं, जब तक ये ए और बी आपस में टकराएंगे नहीं, तब तक उत्पाद सी कन्वर्ट नहीं होगा। उत्पाद सी बनाने के लिए इसे एक दूसरे से टकराना होगा। इन प्रभावी टक्करों की संख्या पर ही, इन प्रभावी टक्करों की संख्या पर ही कौन डिपेंड कर रहा है? ये अभिक्रिया डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, वास्तव में इस अभिक्रिया को या किसी भी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है या संपन्न कराती है, तो उसे पूर्णतः सफल बनाने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी को आर्हेनियस ने दहली ऊर्जा का नाम दिया था। इसी को हम दहली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कभी कभी हमारे पास कंफ्यूजन हो जाता है कि दहली ऊर्जा और दहली ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा में क्या अंतर होता है।
इन दोनों बातों में हमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि दहली ऊर्जा यानी हर एक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है, वो दहली ऊर्जा कहलाती है। हर अभिकारी अणु को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये भी क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है। अब समस्या यह है कि इन दोनों को हम कैसे समझें कि वास्तव में ये दोनों हैं क्या। यहीं पे हर एक स्टूडेंट का आके कंफ्यूजन हो जाता है कि सर दहली ऊर्जा भी समझ गए, सक्रियण ऊर्जा भी समझ गए, लेकिन वास्तव में इसकी डिफिनीशन नहीं समझ पाए। ये तो समझ गए कि दो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये दोनों ऊर्जाएं हमें एक ही तरह की लगती हैं। ये भी न्यूनतम ऊर्जा कह रहा है, ये भी न्यूनतम ऊर्जा कह रहा है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है दहली ऊर्जा और क्या है सक्रियण ऊर्जा। जैसे मैंने कहा कि अगर अभिकारी अणु ए और बी को आपस में अभिक्रिया करके सी बनाना है, तो इस अभिक्रिया को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण उस न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करते ही ए और बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसी न्यूनतम ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं। जबकि सक्रियण ऊर्जा के मामले में क्या है कि ए और बी के पास एक निश्चित ऊर्जा है, एक स्वयं की ऊर्जा है, इसे हम आंतरिक ऊर्जा कह लेते हैं। इसके पास एक आंतरिक ऊर्जा ऑलरेडी है। अब इसे दहली ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, यानी दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है कि और थोड़ा सा इसे ऊर्जा मिल जाए जिससे ये दहली ऊर्जा तक पहुंच जाए। उस दहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसी को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे ईए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, आप लोगों को बात नहीं समझ में आ रही होगी तो ठीक है, हम फिर से इस पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी को क्या बनाना है? सी बनाना है। मान लेते हैं क्या ए और बी को क्या बनाना है? सी बनाना है। हमने बताया कि यह अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब इस अभिक्रिया का निष्कर्ष एटलीस्ट 10 जूल ऊर्जा पर पहुंच जाए। यानी यह अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब इस अभिक्रिया की कुल न्यूनतम ऊर्जा कहां तक पहुंच जाए? 10 जूल तक पहुंच जाए। यानी ए बी आपस में टकरा कर कितनी ऊर्जा उत्पन्न करे या कितनी ऊर्जा का वो करे? 10 जूल ऊर्जा का। यानी ए बी आपस में टकरा कर क्या करे? 10 जूल ऊर्जा का करे, तब 10 जूल ऊर्जा में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या किया, फिर से हमने वापस इस पर फोकस किया तो हमने देखा कि ए और बी इन दोनों के पास ऑलरेडी 3 जूल ऊर्जा तो पहले से ही थी। इनके पास 3 जूल ऊर्जा तो पहले से ही थी। अब इसे दहली ऊर्जा यानी 10 जूल ऊर्जा तक पहुंचने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता है? 7 जूल ऊर्जा की और आवश्यकता है। तो इसके पास पहले से क्या था इससे कोई मतलब नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ए बी को आपस में टकरा कर इसकी वास्तव में कितने ऊर्जा की आवश्यकता है? 7 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। यही 7 जूल ऊर्जा हमारा क्या कहलाएगा? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। अगर इसे सीधे तौर पर देखें तो दहली ऊर्जा हमारा क्या होगा? दहली ऊर्जा बराबर होगा आंतरिक ऊर्जा, उस अणुओं की आंतरिक ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा।
अभिकारी अणुओं के पास पहले से कितनी ऊर्जा है प्लस उसे और कितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, इन दोनों का योग क्या कहलाता है, दहली ऊर्जा कहलाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से भी नहीं आया तो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपको अपने घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। बस आएगी और बस कहेगी कि आपको आपके घर तक जाने के लिए टिकट 10 रुपए है। आपको आपके घर तक जाने के लिए टिकट कितना है? 10 रुपए। अब आपने विचार किया कि ये 10 रुपए लेकर जो है घर पहुंचा देगा बस, तो ये ऊर्जा दहली ऊर्जा हो गई। आप अपने जेब को चेक करते हैं, आप अपने जेब में चेक करते हैं तो आपके पास मात्र 3 रुपए है। अब आपके पास केवल 3 रुपए है तो आप विचार करते हैं कि अगर 7 रुपए और कहीं से आ जाए तो मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अगर 7 रुपए मेरे पास और कहीं से आ जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं, तो यही 7 रुपए कमाने के लिए आपको जो मेहनत, जो ऊर्जा खर्च करनी होगी, यही हमारी सक्रियण ऊर्जा होगी। क्या होगी? यही हमारी सक्रियण ऊर्जा होगी। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब वो आपस में अणु एक दूसरे से टकराएंगे, टकरा कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऊर्जा अगर उस न्यूनतम ऊर्जा तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक अणु आपस में टकराते रहेंगे। जब वह न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा तो वो अभिकारी अणु उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, कभी उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम ताप पर निर्भर रहते हैं। ताप पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं? हम उसे टेम्परेचर अधिक करते हैं ताकि टक्करों, क्योंकि ताप बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ने से उसे अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त ऊष्मा भी मिल जाएगी। ताप आप बढ़ा रहे हैं तो अतिरिक्त ऊष्मा भी दे रहे हैं, जो उसके सहायक होगा उसकी ऊर्जा को जल्दी मतलब प्राप्त कराने में। तो ये आर्रेनियस का टक्कर का सिद्धांत था। अब यहां से देखा जाता है कि अगर ए और बी आपस में अभिक्रिया करके एक मध्यवर्ती जब तक ए बी प्राप्त नहीं करता तब तक वो सी में चेंज नहीं होता। तो ये बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि ये कौन है? ये अभिकारी अणु है। ये कौन है? ये मध्यवर्ती अणु है। ये क्या है? ये मध्यवर्ती अणु है। और ये क्या है? उत्पाद अणु है। ये क्षणिक भर रहता है, अस्थायी रहता है, लेकिन रहता जरूर है। कुछ क्षण के लिए बनता है लेकिन बनेगा जरूर। अब सवाल उठता है कि इस अभिकारी अणु को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर करने वाली बात है, अभिकारी अणु को मध्यवर्ती अणु बनाने में इससे हमें ऊर्जा देनी होगी, कुछ ऊर्जा देनी होगी, लेकिन देनी होगी। जब हम इसे ऊर्जा देंगे तो ये अभिकारी क्या करेगा? ऊर्जा का क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। ऊर्जा ग्रहण करने वाली घटना क्या कहलाता है? उस ऊष्मा, यानी ऊर्जा उष्मा जो भी हम कहें, ये ग्रहण करेगा, उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस दौरान ये कैसी अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इस दौरान अभिक्रिया में डेल एच का मान क्या होता है? इस दौरान अभिक्रिया में डेल एच का मान क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि इसके पास कम ऊर्जा होती है। जैसे बाहर से इसके पास ऊर्जा आता है तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। वही अभिक्रिया हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें डेल एच बराबर क्या होता है? प्लस होता है। अब जैसे ही ए बी बन गया तो अब ये क्षणिक भर पश्चात क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। क्षणिक भर पश्चात उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा का त्याग करेगा। ये ऊष्मा अपने बाहर से क्या करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। ऊर्जा या ऊष्मा जो भी आप समझिए, ये ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। इसलिए इस घटना पे ये क्या हो जाता? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाती, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाती। यानी कि यहां देखिए दो स्थितियां बन रही है। एक बन रहा है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये कब होगा?
जब अभिकारी अणु आपस में टकराएंगे तो बाहर से ये ऊर्जा एकत्रित करके एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करेंगे जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में सहायक होती है। इस दौरान उष्मा का अवशोषण होता है जिसके लिए डेल एच का मान क्या होता है, यहाँ डेल एच का मान प्लस आता है और ये अभिक्रिया मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करती है। मध्यवर्ती या फिर कहें इसे माध्यमिक यौगिक, मध्यवर्ती अणु कहिए चाहे माध्यमिक यौगिक कहिए, का निर्माण करती है। दूसरा केस कि इसके पश्चात उष्मा छेपी का वर्णन आता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। इस दौरान क्या होता है कि मध्यवर्ती अणु जो है वो किसमें, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान मध्यवर्ती अणु जो है अपने अंदर से बहुत ही तेजी के साथ उष्मा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, बहुत ही तेजी के साथ उष्मा का उत्सर्जन करता है और डेल एच का मान यहाँ क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यानी एक ही अभिक्रिया दो घटनाओं के को एक साथ लेके चलती है। एक घटना है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक घटना है उष्मा छेपी अभिक्रिया। चलिए इसको ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं। तो ग्राफ की सहायता से हम कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि ग्राफ है हमारा और मान लेते हैं यहां से अभिक्रिया संपन्न हुई, ए और बी आपस में क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, लेकिन इसे एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। यहां तक पहुंचते ही ये क्या बना लिया, ए बी का मध्यवर्ती अणु बना लिया। अब यहां इस ए बी को देखिए, ये ऊर्जा, ये क्या है, ये ऊर्जा है और ये आपका जो है समय हो, तो उसके लिए करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ए बी को एक ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा तक वो पहुंच चुका है और उसने क्या बना लिया, मध्यवर्ती। अब यहीं से ये रिटर्न होगा और यहाँ से ये ऊर्जा का उत्सर्जित करते हुए क्या बना लेगा, उत्पाद सी का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, उत्पाद सी का निर्माण कर लेगा। अगर हम वास्तव में कहें तो यहां से लेके यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक, या फिर मैं कहूं कि इस स्टेज पर ये क्या है, ये देहली ऊर्जा है। क्या है, देहली ऊर्जा। आप बात समझ रहे होंगे कि इस ऊर्जा तक पहुंचना है, यही हमारा क्या है, देहली ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा इसमें क्या है, सक्रियण ऊर्जा हम यहां से मानेंगे कि ये यहां से लेके ये हमारा क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। जैसे ही मध्यवर्ती अणु प्राप्त हो गया तो वहां से उसने ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया और एक न्यूनतम स्टेज पर आ गया जहां पर ऊर्जा निकालने पर उत्पाद सी का निर्माण हो गया और ये हमारा ग्राफ बन जाता है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, बात खत्म होती है दो जगह पर आके, कि हम तो जानते हैं कि अभिक्रिया स्वयं दो प्रकार की होती है। एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है और एक उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। सर आपने तो बता दिया कि एक ही अभिक्रिया में उष्मा छेपी भी होता है और उष्मा शोषी भी होता है। पहले मध्यवर्ती अभिक्रिया बनाने के लिए उष्मा शोषी होता है और उसके बाद अभिक्रिया उत्पाद बनाते समय उस ऊर्जा का उत्सर्जित करता है, जिससे क्या होता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन सर ये बताइए कि हम तो पढ़े हैं कि अभिक्रिया दो टाइप की होती है, एक उष्मा शोषी है, एक उष्मा छेपी है, तो इसे हम कैसे समझें। तो इसको भी समझने के लिए आपको ग्राफ की ही आवश्यकता पड़ेगी कि अभिक्रिया का जो निष्कर्ष है, ये जो मैं घटना बता रहा हूं, ये निष्कर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं क्रिया विधि की बात कर रहा हूं। इस क्रिया विधि के अंतराल में क्या होता है कि अभिकारी अणु एक न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण करता है जिससे मध्यवर्ती तक वो पहुंच जाए। इस केस में उष्मा शोषी होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस घटना में क्या होता है, उष्मा शोषी होता है। लेकिन जैसे ही मध्यवर्ती अणु बन जाता है तब वो क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जन कर देता है, यानी उष्मा छेपी अभिक्रिया में हो जाती है। तो एक ही अभिक्रिया में दो घटनाएं चल रही हैं, ये बात अलग है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो एक ही होगा, या तो उष्मा शोषी होगा या तो उष्मा छेपी होगा। कैसे, अगर उष्मा शोषी का मान अधिक हुआ, उष्मा छेपी का मान कम हुआ, तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो उष्मा शोषी का निकलेगा। अगर ज्यादा उष्मा छेपी निकल गया
कम उष्मा शोषी हुआ तो उस घटना में यह अभिक्रिया का निष्कर्ष क्या निकलेगा, उष्माक्षेपी निकलेगा। अब इस घटना में आपको यहां से मैं दो ग्राफ की तरफ ले चलता हूं कि क्या होगा। नंबर एक ग्राफ, क्या होगा जब उष्मा शोषी का निष्कर्षण देखेंगे, उष्मा शोषी। इस घटना में देखिए क्या होगा, इस घटना में मान लेते हैं ए बी आपस में अभिक्रिया कराया और उसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा उष्मा उसका मतलब ग्रहण किया, ग्रहण करके वो क्या बना दिया, मध्यवर्ती ए बी का निर्माण कर दिया। अब ये जब रिटर्न होगा तो इस लेवल से, इस लेवल के ऊपर ही रहेगा और यहीं से जो है अभिक्रिया रिटर्न हो जाएगी, अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस दौरान जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जितना उष्मा उसने ग्रहण किया उतना उष्मा उसने उत्सर्जित नहीं किया, उससे कम किया। उससे कम करने के परिणामतः अंतिम क्या निकला कि ये अभिक्रिया कैसी हुई, उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। ये उष्मा शोषी का उदाहरण हो गया, ये उष्मा शोषी का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। अब आगे चल के देखते हैं उष्माक्षेपी वाले घटना में क्या होता है। अगर ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी का होता तो उस दौरान ये ज्यादा ऊर्जा क्या करता, मतलब उत्सर्जित करता। इस दौरान ये क्या करता, ज्यादा उष्मा क्या करता, उत्सर्जित करता। अब इस लेवल से भी ज्यादा उष्मा क्या कर दिया, ये उत्सर्जित कर दिया। इस घटना पर यह अभिक्रिया हमारा निष्कर्ष क्या निकलता कि ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती। तो ये कुछ घटनाएं थी, ये कुछ सिद्धांत थे जिसके द्वारा आर्हेनियस ने टक्कर के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हुए ये बताया कि अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार होती है रासायनिक बलगति के अनुसार। अब इसके बाद क्या निष्कर्ष निकला।